राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादास्पद बयान दे दिया है। साल 1990 में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की घटना का जिक्र करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस घटना को लेकर यूपी की तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अमन चैन को कायम रखने के लिए तत्कालीन सरकार ने अराजक तत्वों पर गोली चलाकर अपना कर्तव्य निभाया था। अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। और ये पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर और अयोध्या में हो रही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विवादास्पद बयान दिया हो। इससे पहले वो लगातार राम मंदिर पर विवादों के बोल बोलते आ रहे हैं। एक बार तो उन्होंने हिंदू धर्म को ही धोखा बता दिया। राम मंदिर बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बन रही है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सभी ने स्वागत किया था। भाजपा तो केवल राम मंदिर का मार्केटिंग कर रही है, उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। धर्म को तो उसने मजाक बना रिया है। धर्म को तो वोटों के लिए इस्तेमाल करती है। धर्म के लिए हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार कर रही है। यही जातवाद है, यही छुआछूत है, यही ऊंच नीच है, यही धर्म के नाम पर भेदभाव है, यही धर्म के नाम पर धोखा है। और इसलिए अगर सही मायने में धर्म होता और सही मायने में ये इससे किसी भावना आहत होती तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी लोग चुनौती। इस बात पे आप अडिग हैं कि हिंदू धर्म धोखा है? हम ये कह रहे हैं कि अगर ये धोखा नहीं होता तो माननीय प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, माननीय मोहन भागवत के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं, गडकरी जी के खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती क्यों नहीं? इसका मतलब है वो स्वीकार करते हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैसे कह दिया, इससे उनको इतराज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रण दिया जा रहा है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। जो सही मायने में राम भक्त हैं उनको जाने से रोका जा रहा है, और जो आज झूठी बाबाही लूट रहे हैं कि राम को हम लाए हैं, वो भगवान राम की मार्केटिंग कर रहे हैं, आम भक्तों को जाने से रोक रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई। एसपी सिंह बघेल ने एसपी मौर्य के बयान की निंदा की और उनका आरोप यह है कि एसपी सरकार का मकसद ये था कि कार सेवक मरे। प्रसाद मौर्य का ये कहना कि कार सेवकों पर गोली चलाना न्याय संगत था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो दिन भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिवस था, सनातन धर्म के लिए काला दिवस था, और तानाशाही की पराकाष्ठा थी और निरंकुश शासन की पराकाष्ठा थी। जब विश्व हिंदू परिषद या अन्य संगठनों ने कार सेवा के लिए वहाँ बुलाया था तो हर जिले से ही में रोकना चाहिए था, वहाँ एकत्र नहीं करना चाहिए था। यदि एकत्र हो गए थे तो उनको चेतावनी देनी चाहिए थी। उसके बाद पानी का बौछार करना चाहिए था। पानी के बौछार के बाद मौसम के अगेंस्ट पानी, गर्मी में ठंडा और ठंड में गर्म पानी का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हल्की केनिंग लाठीचार्ज करना चाहिए था। उसके बाद भारी लाठीचार्ज करना चाहिए। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर हवाई फायर करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हो तो पैरों पर, जिससे मृत्यु न हो। लेकिन उस समय की सरकार ने सीने पर गोलियां मारी थी और गोली इस उद्देश्य से मारी गई थी कि हर गोली से एक कार सेवक मरे।
स्वामी मौर्य पर एसपी के ही विधायक समरपाल सिंह ने भी निशाना साधा है और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को बुद्धिहीन बताया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं पर नहीं रुके तो उन्होंने बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा। अखिलेश ने भी उनके बयान पर मीटिंग में ऐतराज जताया था। मौर्य उसमें मेंबर हैं पार्टी के, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं उनको मैं तो सीरियस लेता नहीं, और 90% पार्टी भी सीरियस नहीं लेती हमारी। वो जो कहते हैं वो अलग बातें करते रहते हैं। किसी पर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता उचित है, और ऐसे समय में कोई टिप्पणी करना, कोई बुद्धिहीन आदमी यही बात करेगा, मैं उनको कभी सीरियस नहीं लेता। घाटे में जाएंगे। अरे कल हमारे नेताजी ने कहा, हमारी मीटिंग में कहा, कल विधायकों की मीटिंग में ओपन कहा कि नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, 2-3 बार कहा। तो उसके मिजाज से मैं समझ रहा था अगर वो अब ऐसा करेंगे तो नुकसान में जाएंगे। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम के पी मौर्य ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश की स्क्रिप्ट ही पढ़ते हैं। अखिलेश यादव के छूट दिए बगैर ऐसी बयानबाजी वो नहीं कर सकते। ऐसे समय में इस प्रकार के बयान को देना, मतलब श्री अखिलेश यादव जी का निश्चित तौर से यह बहुत, मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूं, क्योंकि जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता, वह श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं, रट्टू तोता है, एक शब्द कम ज्यादा नहीं बोल सकते, ये बुलवाया जाता है इसलिए बोले। स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसलिए कि आप सवाल पूछ करके उनको महत्व दे रहे हैं, इसलिए वो बयान देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी के खिलाफ आरएलडी ने भी नाराजगी जताई। यूपी आरएलडी अध्यक्ष का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे बयानों से बीजेपी को मुद्दा देते हैं। उनके बयानों से खुद समाजवादी पार्टी सहमत नहीं है, ऐसे में उनको किसानों और नौजवानों के मुद्दे उठाने चाहिए। प्रसाद जी को इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसान और जवान की बात उठानी चाहिए, और संदर्भ से हट करके ये बीजेपी के लिए कोई मुद्दा देने की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज चुनाव का समय है, बहुत ही संवेदनशील दौर चल रहा है। ऐसे समय में केवल हमें किसानों और जवानों की बात करनी चाहिए। और अगली खबर, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई रामलला के गर्भगृह में स्वर्ण जड़ित दरवाजे लगाए गए हैं। दरवाजे में लगभग 50 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। दिल्ली और गाजियाबाद के कारीगर मंदिर के मुख्य गेट को स्वर्ण जड़ित करने के काम में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, भगवान के गर्भगृह समेत 4 दरवाजे सोने के होंगे। सोने के दरवाजों के अलावा मंदिर के भूतल में 18 दरवाजे लगाए गए हैं। रामनगरी में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। बरेली को सीएम योगी ने 3,405 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण का शिलान्यास यहां पर किया है। और इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि अब देश के अंदर सुरक्षित माहौल है, बिना भेदभाव के विकास का लाभ जनता तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरी दुनिया भारत के विकास को देख रही है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में विकास की अनदेखी की गई, भाई भतीजावाद का बोलबाला था, लेकिन अब यूपी विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। यूपी में कानून व्यवस्था पहले से मजबूत हुई है, इसलिए आज गुंडे बदमाश गले में तख्ती लटकाए खुद थानों में सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, बहनें मार्केट नहीं जा पाती थी, क्योंकि जिन लोगों की सरकारें थी वे उन शरारती तत्वों को प्रश्रय देते थे जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पुलिस उनके लिए खतरा बनी हुई है जो प्रदेश की पहचान के लिए खतरा बने। आज उनको गले में तख्ती लटका करके जाना होता है कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई कुछ भी शरारत नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, यह आप सब के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर कार्य करने का परिणाम है कि आज एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन हम सब कर पा रहे हैं।
और उससे भी बढ़कर है कि 500 वर्षों का संकल्प आज पूरा हो रहा है जो हमारे पूर्वजों ने देखा। अयोध्या में राम विराजमान होंगे फिर से। हम इस संकल्प को पूरा करेंगे और इस संकल्प आज पूरा हो रहा है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर्तव्यों से प्रभु राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रहता है उसको तो गौरव की अनुभूति होगी ही, उसके चेहरे पर एक खुशहाली तो होगी। मेरा ये मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है 22 जनवरी का कार्यक्रम। योगी सरकार ने 2024 के माघ मेले और 2025 के महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया है। इसके लिए प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज अभियान की शुरुआत आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगम नगरी प्रयागराज में की है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण और नगर निगम के सहयोग से मेडिकल कॉलेज के मेहता प्रेक्षागृह में इस मुहिम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वच्छता और प्लास्टिक फ्री मुहिम को लेकर बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी ली। इसके बाद उन्होंने स्वच्छ महाकुंभ और प्लास्टिक फ्री महाकुंभ अभियान का शुभारंभ किया। दिव्य कुंभ के आयोजन को हम सफलतापूर्वक यहाँ कर सकें, आप सबको याद होगा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब 2019 में प्रयागराज कुंभ स्नान करने के लिए आए थे तो यहाँ की स्वच्छता देख करके इतने प्रभावित हुए थे कि स्वच्छता करने वाले कर्मियों को कुर्सी पर बैठाया और स्वयं जमीन पर बैठ करके उनके चरण पखारे थे। तो यह संदेश है कि स्वच्छता सफाई कर्मी भी करें और स्वच्छता समस्त प्रदेशवासी, देशवासी, प्रयागवासी भी पूरा ध्यान दे करके करें। सीएम योगी शाहजहांपुर के ढकिया परवेजपुर गांव में पहुंचे। सीएम योगी ने बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान सीएम के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद और सुरेश राणा भी मौजूद रहे। बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बार 436 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और साल 2019 में ज्यादा सीटों पर इस बार 2019 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ने वाली है। 2019 में 436 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी और जनवरी के अंत में या फिर फरवरी के पहले सप्ताह में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम होंगे पहली सूची में और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पहली ही सूची में पीएम मोदी और अमित शाह की सीटों के नाम का ऐलान कर दिया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने सभी महामंत्रियों को स्पेसिफिक जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विनोद तावड़े को ज्वाइनिंग कमेटी का हेड बनाया है, यानी कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में दूसरी पार्टी या फिर नए व्यक्ति को बीजेपी में शामिल करने का काम विनोद तावड़े और उनकी टीम करेगी। कैंपेन, प्रचार प्रसार, अन्य महत्वपूर्ण सांगठनिक विषयों की जिम्मेदारी सुनील बंसल को दी गई है और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को देश में बौद्ध सम्मेलन कराने का जिम्मा दिया गया है। राधा मोहन दास अग्रवाल को जेपी नड्डा ने विजन डॉक्यूमेंट बनाने का काम दिया है। पूरे घोषणा पत्र यानी विजन डॉक्यूमेंट की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल को दी गई है। इसके साथ साथ चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है, उसको लेकर लोकसभा चुनाव के लिहाज से किस तरह से लगातार अल्पसंख्यकों के बीच में जाना है, खासकर बौद्ध सम्मेलन किस तरह से पूरे देश भर के अंदर करवाने हैं, उसकी जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम को दी गई है। इनके अलावा तरुण चुग को पूरे देश भर के अंदर किस तरह से बड़े नेताओं के प्रवास होने हैं, किस तरह से कार्यक्रम तैयार करने हैं और कार्यक्रम लगने हैं, उन सबकी जिम्मेदारी तरुण चुग के हाथ में रहने वाली है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अयोध्या से बड़ी खबर, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की तैनाती कर दी गई है। करीब 150 जवानों की तैनाती हो गई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 आपको दे रहा है और जल्द ही सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा यहां पर मजबूत कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एसपी और कांग्रेस में एक तरफ सीट को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर पिछले कई दिनों से मंथन चल रहा है, लेकिन अब तक दोनों दल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में अब एमपी विधानसभा चुनावों से सीख लेते हुए कांग्रेस यूपी में प्लान बी पर काम कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कांग्रेस अखिलेश के खिलाफ रणनीति तैयार कर रही है? क्या कांग्रेस और बीएसपी में गठबंधन की खिचड़ी पक रही है या फिर समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी तो कांग्रेस अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस ने प्रभारियों की तैनाती कर दी है और एक एक सीट पर पैनी नजर रखी जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस ने भी युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक ओर जहां इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें न मिलने पर कांग्रेस अकेले दम पर भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके तहत कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि अगर समाजवादी पार्टी अपने रुख पर कायम रहती है और कांग्रेस को काफी कम सीट देती है तो ऐसे हालत में कांग्रेस प्लान बी पर काम करेगी। इसलिए बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने की संभावनाएं अब भी बरकरार हैं। एसपी से सीटों पर मोलभाव जारी है। 80 सीटों पर प्रभारी तैनात किए गए। बीएसपी के लिए कांग्रेस का नरम रुख है। बीएसपी गठबंधन का इशारा दे चुकी है। मायावती भी संभावना तलाश रही हैं। यानी अगर समाजवादी पार्टी का अड़ियल रवैया बरकरार रहा तो कांग्रेस प्लान बी पर काम शुरू कर सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने थी एसपी। एसपी ने 74 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। कांग्रेस के खिलाफ थे अखिलेश यादव। एसपी की वजह से कई सीट हारी कांग्रेस। यानी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव से ये तो जरूर सीख ले चुकी है कि सियासत में कोई अपना नहीं है। ऐसे में अब प्लान बी के तहत यूपी कांग्रेस सभी 80 सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर चुकी है, जो तैयारियों में भी जुट गए हैं। ये हमारे केंद्रीय कार्यालय से पूरे देश के कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं लोकसभा क्षेत्रों के, और खाली यूपी नहीं पूरा देश के नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों के लिए भी किए हैं। कोऑर्डिनेटर का काम है वहाँ जा कर के वहाँ पार्टी को मजबूत करना, संगठन को मजबूत करना, संगठन और के उस लोकसभा क्षेत्र और प्रदेश संगठन के बीच में कोऑर्डिनेट करना और जो कार्यक्रम। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। रोहित हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। तीनों दोषियों को एडीजे कोर्ट की तरफ से सजा सुना दी गई है। तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। पीसीबी छात्रावास में हुई थी रोहित की हत्या और अब इस मामले को लेकर बड़ी खबर आ गई है। और बड़ी खबर ये कि तीनों दोषियों को आजीवन कारावास होगा। तो 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर